कभी कभी इंसान जो होता ना ऐसी मुसीबत में पड़ जाता है कि अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर सकता है, लेकिन इंसान यह नहीं जान पाता कि हम जिस मुसीबत से गुजरने के लिए एक निर्णय ले रहे हैं वह निर्णय खुद हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। उसका भुगतान वह बुरी तरह से भी करना पड़ जाएगा। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो जाता है, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ कर चला जाता है, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है रायबरेली और उसी का थाना लगता है डलमऊ थाना और उसी के पास एक इलाका पड़ता है गुरदीन का पूर्वा मजरा। मैं बात कर रहा हूँ 25 फरवरी 2020 का दिन होता है। तो उसी मजरा पुरवा के पास रसूलपुर इलाका पड़ता है और रसूलपुर इलाके से कुछ दूर पड़ता है गंगा घाट। सुबह के टाइम वही गंगा घाट के पास जो होता है कुछ बच्चे खेल भी रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र जो होता है एक झाड़ी में जाता है, तो वहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति का डेड बॉडी जो होता है पड़ा हुआ है। वह बच्चे काफ़ी चौक से जाते हैं। चौंकने के बाद चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोगों को कानों पर पहुँचती है, तो बड़े आदमी जो होते हैं उसी समय आते हैं। तो देखते हुआ नज़ारा भी दंग सा रह जाते हैं। इसकी सूचना जाकर तुरंत ही रसूलपुर गांव में फैला देते हैं और जैसे ही रसूलपुर गांव में फैलता है तो गांव में पूरी तरह से चहलकदमी मच जाता है। आके वहाँ भीड़ लगना शुरू हो जाता है। काफ़ी भीड़ लगता है कि देखते हैं लोग कि काफ़ी जो होता है सहम से जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जो होता है पूरी तरह से मरण अवस्था में पड़ा होता है और उसके गले पर एक काला निशान पड़ा होता है। तो वहाँ खड़े व्यक्ति तुरंत समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का गले में किसी दबाव की वजह से मौत हो गई है। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है रसूलपुर गांव आता है, वहां के प्रधान को सूचना देता है। वहां के प्रधान जैसे सूचना पाते हैं तुरंत ही उस घटना में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां का जो मंजर होता है वह देखकर काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। तुरंत ही अपने नज़दीकी थाना डालमऊ में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं श्री राम। जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही उसी समय अब उसी गंगा घाट के पास पहुंचते हैं। देखते हैं काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है। उस भीड़ को तुरंत ही हटाते हैं। हटाने के बाद कांस्टेबल और कुछ सिपाही अंदर जाते हैं। देखते हैं कि वह डेड बॉडी जो होता है पूरी तरह से मरण अवस्था में पड़ा हुआ। उनको भी देखकर दंग सा रह जाते हैं। उनको भी देखकर जो होता है एहसास हो जाता है कि इस व्यक्ति का गले पर किसी चीज़ से खींचने की वजह से मौत हो गई है, क्योंकि उस गले पे कुछ रस्सी के जो होते कड़ होते हैं। यह विश्वास होने के बाद पुलिस की जो टीम होते हैं, खड़े जितने भी लोग होते हैं, उनसे उस व्यक्ति का शिनाख्त करवाने लगती है। लेकिन वहाँ जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति का शिनाख्त करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का जो उम्र होता है लगभग वही 20 से 25 साल के बीच होता है। पुलिस काफ़ी सहम से जाती है। सहम से जाने के बाद पुलिस जो होती है वहाँ पर कुछ फोटोग्राफर आए थे और कुछ फोरेंसिक टीम आई थी। अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही करने लगते उसी बीच वहाँ एक व्यक्ति आता है कुछ व्यक्तियों के साथ और आता है। तो वहाँ पर जैसे बैठता तो वह दहाड़े मार कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। वह बताने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है मदन लाल तिवारी और यह हमारा बेटा है प्रियंशु तिवारी, जिसकी उम्र है 20 साल। कुछ दूर एक गाँव से रंदाजपुर के रहने वाले हैं। और जैसे पुलिस यह सुनती है तो काफ़ी जो था असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर वहाँ का व्यक्ति जो था यहाँ कैसे आ सकता है, यहाँ मारकर कौन दम कर सकता है। मदन लाल तिवारी से पुलिस जो होती उसी समय पूछने लग जाती है कि आखिर यह सब कौन कर सकता है और कैसे हो। मदन लाल तिवारी जो होता है कहने लग जाते साहब कल शाम का टाइम होता है, उसी टाइम जो होता है हमारे बेटे प्रियंशु के पास 2 व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है पिंटू जोशी और साथ में उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है पप्पू जोशी, जो असल में हमारे कुछ दूर पर एक गांव पड़ता है टिकैनगंज गाँव, वहीं के रहने वाले होते हैं। प्रियंशु के काफ़ी गहरा दोस्त भी होता है और आज होता है उसी को लेने के लिए दोनों आए थे और उसी को शाम को लेकर कहीं चले गए थे। हमें यह पूरा विश्वास हो रहा साहब हमारे बेटे के साथ जो होता है इस घटना को उन्हीं दोनों लोगों ने अंजाम दिया है। थाना प्रभारी जो होते श्री राम उस समय मदन लाल की बात को काफ़ी गौर से सुन रहे होते। गौर से सुनने के बाद घटनास्थल का दोबारा काफ़ी बारीकी तरह से मुआयना भी करते हैं। और जब मुआयना करते हैं कुछ दूर पर जो होता है एक मोटरसाइकिल दिखता है। मोटरसाइकिल जो होता है तुरंत ही वहीं पर खड़े मदन लाल जो होते हैं अपने बेटे के रूप में पहचान कर लेते हैं कि हमारे बेटे का मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल जो होता है पुलिस उस समय तो अपने कस्टडी में लेती है, क्योंकि वह जो होता है पुलिस के लिए एक छोटा सा क्रू बन सकता था। पुलिस वहाँ पर घटनास्थल का जितना होता है
इलाका होता है सभी का छानबीन जो होता है काफ़ी सिपाही मिलकर करते हैं। मिल के करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है समय उठाकर प्रिंस को बॉडी को अपने कब्जे में लेते। कब्जे में लेने के बाद अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा देती है। पुलिस तुरंत जो होता है मदन लाल को लेकर अपने पुलिस थाने लौटाती है। मदन लाल के ही तहरीर पर जो होता है पिंटू जोशी और साथ में पप्पू जोशी के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत जो होता है हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम जो होती है अब मदन लाल को उनके ही घर भेज देती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है अब इस घटना को खुलासा करने के लिए दो टीमों को इकट्ठा करती है। दोनों टीमों से राय मशवरा लेती है और इस काम को जांच पड़ताल के लिए लगा देती है। और जब लगाती है तो उसी में से कुछ मुखबिर होते हैं जो प्रियांशु के गांव जाते हैं। जाने के बाद जो होता है काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं। तभी पता चलता है प्रियांशु का जो होता है यहीं पास के कुछ दूर एक गांव पड़ता है सुरजीपुर। असल में वहीं की रहने वाली होती है राधा, जिसकी उम्र होती है लगभग 32 से 33 साल के बीच होता है। राधा और प्रियांशु के बीच जो होता है लव अफेयर चल रहा है और इसी बीच जो होता है इनका आना जाना भी बना रहता है। आने जाने की वजह से जो होता है इनके बीच कई बार किसी बात को लेकर झगड़े तकरार हुए थे। लेकिन जब खबरी जो होता है इस केस के सिलसिले में जानने के लिए और गहराई में जाती है, खबरी के कानों में एक रहस्य और निकल के आता है। उन्हीं गांव वालों के द्वारा पता चलता है कि असल में राधा का एक अपना पुराना बहुत ही खास आशिक है जो असल में प्रियांशु का ही पड़ोस का रहने वाला है, अशोक निषाद उर्फ कल्लन, जो असल में सुरजीपुर का जो शराब का ठेका है उसी ठेके पर मौके पर जो होता है सेल्समैन का काम भी करता है। काम करने के बाद जब भी मौका पाता तो राधा के घर आना जाना लगा रखता है। आने जाने की वजह से जो होता है राधा का उसके साथ भी अफेयर है और राधा का जो होता है अफेयर होने के बाद अशोक निषाद को काफ़ी जो होता है दिक्कत होता था। इसी दिक्कत की वजह से वह जो होता है प्रियांशु के साथ झगड़े तकरार कर लेता था और झगड़े तकरार का जो कारण हो सकता है इनके कारण हद से ज़्यादा गुजर गए हो। लेकिन जैसे यह खबर जो होता है अब खबरी लाते थाना प्रभारी श्री राम को सुनाते हैं, पूरी बात बताते हैं। जैसे सुनते तो वह दंग सा रह जाते हैं। वह पूरी तरह से अब जो शंका होता है जाकर अब उसी समय पिंटू और पप्पू जोशी को टिक जाता है। और जब उनके बारे में पता लगता है तो पता लगता है पप्पू और साथ में पिंटू जोशी जो होते हैं अशोक निषाद के काफ़ी करीब है और पिंटू और साथ में पप्पू जो होते हैं मौके पर एक आपराधिक होते हैं। काफ़ी बार वह तक जेल जा चुके होते हैं। पुलिस का पूरा जो विश्वास होता है अब जाकर पप्पू और साथ में अशोक निषाद और पिंटू के ऊपर टिक जाता है। टिकने की वजह से पुलिस की अब टीम होती है इन तीनों की तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम जो होती है पप्पू और पिंटू के घर जाती है। जब उनके घर पहुंचती है पता लगता है पिंटू और पप्पू तो घर पर है नहीं, आज से 2 दिन पहले घर छोड़कर फरार है। पुलिस का जो अब शंका होता है पूरी की तरह जाकर अब पिंटू और पप्पू के ऊपर टिक जाता है। लेकिन पुलिस की दूसरी टीम जो होती है अशोक निषाद के घर जाती है। जाने के बाद पता लगता है वहाँ से भी तो अशोक फरार है। पुलिस का जो शंका होता है और गहरा हो जाता है। गहरा होने के बाद पुलिस की टीम अब काफ़ी मुखबिरें लगाती है। मुखबिर लगाने के बाद अशोक साथ में पिंटू और साथ में पप्पू के जो होते हैं लिए काफ़ी जो होता है जाल बिछा देते हैं। जाल बिछाने के बाद पुलिस का जो जाल होता है पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है। उनका जो होता है मेहनत रंग भी लाता है। तभी घटना से लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है। शाम का टाइम होता है। तभी जो होता कुछ खबरियों के द्वारा पता चलता है कि इसी सुरजीपुर के पास जो एक ठेका होता है शराब का ठेका जो काफ़ी चलता है, उसी में जाकर मौके पर पप्पू पिंटू और साथ में निषाद बैठकर पार्टियां कर रहे हैं। और जैसी खबरी के द्वारा थाना प्रभारी श्री राम को खबर लगता है तुरंत ही अपनी टीम भेजता है उसी ठेके में भेजते हैं। भेजने के बाद जो होता है वहीं पर पप्पू पिंटू और साथ में अशोक निषाद मिल जाते हैं। तीनों को पुलिस उसी समय कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद थाने ले आती है और जैसे ही थाने ले आती है पुलिस की टीम जो होता है उसी समय जो होते हैं थाना प्रभारी तीनों के सामने खड़े हो जाते हैं और उसी समय एक जाल फेंकते हैं। बातों का जाल जैसे ही फेंकते हैं तो पुलिस के सामने जो होता है तीनों फंस जाते हैं। फंसने की वजह से अब बिना देरी किए बिना किसी दवा के जो होता है तीनों जो होता है प्रियांशु की हत्या का जुल्म जो कबूल करते हैं। इससे सुनने के बाद तो पुलिस की पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। असल में उत्तर प्रदेश का जो ज़िला पड़ता है रायबरेली, उसी का जो थाना पड़ता है डालमऊ और उसी का एक गांव लगता है सुरजीपुर। वहीं के रहने वाले होते हैं बबलू, जिसकी उम्र होती है 34 साल और उनकी एक अपनी पत्नी होती है, वह होती है राधा, जिसकी उम्र होती है मात्र 31 साल के आसपास होता है। राधा के असल में 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन बबलू जो होता है अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए जो होता है ज़्यादातर वह शहर का रास्ता देखता है। शहर का रास्ता देखने के बाद लगभग साल भर अगर शहर रहता तो लगभग 10-15 दिन आकर गांव में ज़रूर टिक जाता है
और यही जो होता है कारण पारिवारिक की खर्चा जो होता है पूरी तरह से लगभग झेल ना पाने की वजह से राधा काफ़ी हताश हो जाती है। राधा को जो ज़िंदगी होता है काफ़ी दुखी में बीतना शुरू हो जाता है, क्योंकि राधा का जो खर्चा होता है पूरी तरह से चल नहीं पाता, क्योंकि बबलू जो होता है उस तरह कमाई नहीं कर पाता जिस तरह जो होता है परिवार का खर्चा चलना चाहिए। इसी वजह से राधा अपने घर में जो होता है दिन भर कभी दिन में पेट के लिए मरती, कभी रात में जो होता है शारीरिक सुख के लिए वंचित रह पाती हैं। इसी वजह से राधा की ज़िंदगी जो होता है उसी गांव में बैठकर अपने चौखट पे बीतना शुरू हो जाता है और बीतने लग जाता है। उसी डालमाऊ थाने के पास जो होता है शेर अंदाजपुर एक गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं राजेश निषाद, जिनके टोटल 2 बेटे होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है असल में होता है अशोक निषाद उर्फ कल्लन, जिसकी उम्र होती है लगभग 22 साल के आसपास। कल्लन जो होता है वहीं सूरजीपुर के जाता है, जो ठेका होता है उसी ठेके पर जाकर सेल्समैन का काम भी करता था। लेकिन हाँ, राजेश निषाद भी जो होते हैं वहाँ अपने ही इलाके में रहकर वहाँ पर एक शराब की ठेका होता है, उसी पर वह भी शराब की ठेके पर सेल्समैन का काम भी करते थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका बेटा जो होता है सूरजीपुर के उसी ठेके पर लग पाया था। इसी वजह से अब जो होता है अशोक निषाद का जो खर्चा होता पूरी तरह से बेहतर ढंग से चल भी पाता था। चलने की वजह से जो होता है अशोक निषाद का गाँव में काफ़ी रौनक भी होता है। अशोक निषाद जो होता है टहलने का काफ़ी शौकी भी होता है। पहर कर अपने इलाके में निकल जाता है तो उसकी फील्ड जो होता है अच्छे अच्छे लोग भी लग जाते, अच्छे अच्छे लड़के भी लग जाते, जिसकी वजह से अशोक निषाद का काफ़ी बड़े लोगों से उठना बैठना भी बन जाता है। उठने बैठने की वजह से जो होता है अपना गाड़ी लेकर अगर शाम को मौका निकलता तो उसी बीच अशोक जो होता है गांव में टहलना शुरू कर देता है। उसी बीच जो होता है सूरजीपुर के गली से जैसे निकलना शुरू कर देता तो उसी गली की रहने वाली होती है राधा। राधा जो होती है लगभग शाम के टाइम जरूर शौक श्रृंगार कर कर राधा जो होती है अपने ही द्वार के चौखट पे आकर ज़रूर बैठ जाती है। और जब बैठ जाती तो उसी बीच जो था एक दिन अशोक निषाद अपना गाड़ी लेकर उसी समय निकल रहा था, तभी उसकी नज़र जो होता है राधा के ऊपर पड़ता है। लेकिन जैसे ही राधा की खूबसूरती देखता ना तो उसी बीच राधा का एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है। और उसी दिन से अशोक जो होता है जैसे ही मौका निकलने के बाद राधा के गली में आए दिन चक्कर लगाना शुरू कर देता है। लेकिन राधा का जो नज़र होता है वह जाकर अशोक के ऊपर एक दिन तो टिक जाता है। उसके बारे में पूरी डिटेल भी निकाल लेती, उसके बारे में पूरी सच्चाई भी जान डाल जाती है। तभी उसी दिन से राधा को लगने लगता है कि हम पे जो होता आए दिन फिराक में पड़ा रहा है। अब इस वजह से राधा उसी दिन से जो होता है अब अशोक के ऊपर भी निगाह रखना शुरू कर देती है। अशोक को देखकर राधा को भी लगने लगता है कि हमारे लिए जो होता है परफेक्ट बन रहा है। अब इसी वजह से राधा का नज़र जो होता है आए दिन अशोक की निगरानी करना शुरू कर देती है। और इसी बीच होने भी लगता है, दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने भी लगते हैं। लेकिन अशोक जो था एक दिन हिम्मत जुटाकर राधा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद तुरंत ही बेबाक राधा के सामने जो होता है उसकी पारिवारिक मजबूरी जो था राधा के सामने पेश करना शुरू कर देता है। राधा जैसे सुनती वह चबक कर रह जाते, क्योंकि राधा के परिवार की जो मजबूरी होता है, जो गरीबी होता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो आखिर जो था अशोक कैसे जान गया। अशोक उसी समय कहने लग जाता है कि हम भी तुम्हारे हित से तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमसे मांग लिया करो, क्योंकि हमने बहुत लोगों का मदद किया है, हमसे तुम्हारा नाम भी जोड़ लेंगे। राधा जैसे सुनती तो उसी समय अवक रह जाती। वह कहने लग जाती कि आखिर आजकल के ज़माने में दूसरे के बारे में कौन सोचता है, आखिर किसी के अंदर जो होता है अब इस इंसानियत बची नहीं। और जैसे ही अशोक निषाद इस बात को सुनता हुआ सोचता है कि हमारा जो तीर का जो निशाना है पूरी सटीक तरीके से बैठ गया। बैठने के बाद जो होता है उसी समय राधा के हाथ में 500 का नोट पकड़ा देता है। पकड़ाने के बाद कहने लगता है कि इससे तुम घर का कुछ सामान ले लेना। राधा जैसे इस बात को सुनती है तुरंत वह नोट जो होता है अपने ही उसी समय कपड़े में रख लेते हैं। रखने के बाद जो होता है अशोक निगाह गिराकर वहीं से चल देता है। लेकिन उसी दिन से जो होता है अशोक आए दिन शाम को ज़रूर राधा से मिलने आने लगता है। आने के बीच राधा और इधर जो होता है अशोक निषाद के बीच दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी जो होता है राधा अशोक के अपने घर जो होता है खाने पर इनवाइट कर देती। इनवाइट करने के बाद जब भी वह आता तो आने के बाद दोनों की नज़रें जो होता है एक दूसरे के सामने मिलना शुरू हो जाते और मिलने भी लगते हैं, क्योंकि राधा के दोनों जो बच्चे होते हैं उस समय पढ़ाई की दहलीज पर पहुंच गए होते हैं, वो पढ़ने के लिए भी चले जाते थे। जाने की वजह से जो होता है राधा का घर पूरी तरह से सुनसान भी रहता है। और इसी की वजह से जो होता है अशोक की जो नीयत होता है पूरी तरह से राधा के उस जो होता है शरीर पर टिक जाती है, जिसका वह चाहत भी रखता है। तभी एक दिन एकदम सुबह का टाइम होता है, लगभग वही 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है मौके पर ठीका बंद होता है। और जैसे ठीका बंद होता है तो उसकी सूचना जो होता है अशोक निषाद को लगता है। अशोक निषाद मौका निकाल कर राधा के पास पहुंच जाता है।
पहुंचने के बाद जो होता है राधा का घर पूरा सुनसान होता है। उसी घर में घुस जाता है तो देखता कि राधा अपनी चारपाई पर बैठी हुई है। बैठने के बाद जो होता है राधा को जाकर वहीं पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता और जैसे ही राधा पलट के देखती वहाँ तो अशोक है और उसके मन में संकोच भी नहीं होता। उसी समय राधा जो था इशारा कर देती है अशोक को और जैसे इशारा करती है तो अशोक तुरंत ही समझ जाता है कि राधा पूरी तरह से तैयार है। तैयार होने के बाद वहीं पर कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं। बातें करने के बाद घंटों बीत जाते हैं कि राधा को लगने लगता है कि जो ज़रूरत है वो ज़रूरत को चाहने के लिए अशोक हमारे पीछे पड़ा है। राधा एक इशारा करती है तो अशोक तुरंत ही तैयार हो जाता है। होने के बाद राधा अपने ही बेडरूम में ले जाती है। ले जाने के बाद अपने ही बेडरूम में अशोक के साथ राधा संबंध बना देती है। और लेकिन जैसे संबंध बनाती है, जैसे उठती है तो उसी समय राधा को लगने लगता है कि हमारा जो शारीरिक सुख है वह अशोक के अलावा कोई दे नहीं सकता, ना हमारा पति ऐसा सुख दे पाया था। और इसी वजह से आए दिन जो होता है अब राधा अशोक के पीछे पड़ जाती है। जब भी मौका मिलता तो अशोक को फ़ोन करके राधा अपने ही घर बुला लेती। बुलाने के बाद वही सुख जो होता है राधा को दोबारा दे जाता है। लेकिन देते वक्त जो होता है राधा को काफ़ी सारे पैसे पड़ा देता है और इसी पैसे की लालच जो होता है राधा की आए दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अशोक का जो लालच होता है शारीरिक सुख का आए दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। दोनों की एक एक ना ज़रूरत पूरी करने के लिए दोनों चाहने भी लगते हैं। समय गुजरने लगता है लेकिन जब भी पैसे की जरूरत राधा को पड़ती तो बेधड़क फ़ोन करके अशोक से चाहे जितना पैसा मांग लेती तो अशोक देने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके जेब में जो होता है उसी सेल्समैन की वजह से उसके पास काफ़ी पैसे भी आ जाते हैं। उसी पैसे को यूज़ करके राधा को पकड़ा देता है। अब यह सिलसिला भी चलने लगता है, वक्त गुजरने लगता है। लगभग सालों का वक्त गुजर जाता है। इनके प्यार के जो चर्चे होते हैं पूरे गली और मोहल्ले में धीरे धीरे गूंजना शुरू हो जाते हैं। तभी जो होता है अशोक निषाद का ही अपना एक पड़ोसी होते हैं और वह होते हैं मदन लाल तिवारी। मदन लाल तिवारी जो होते हैं असल में एक भूतपूर्व सैनिक होते हैं जो साल 2003 में मौके पर रिटायर हुए थे। उन्हीं का अपना बेटा होता है, जो सबसे छोटा बेटा होता है वह होता है प्रियांशु, जिसकी उम्र होती है लगभग वही 22 साल के आसपास। प्रियांशु जो होता है उस समय BA सेकेंड ईयर की पढ़ाई भी कर रहा होता है। पढ़ाई करते वक्त जो होता है अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाना शुरू कर देता है। लेकिन जब बटाने लगता है तो उसी भी उसकी जो दोस्ती होती है वह जाकर अशोक से हो जाता है, क्योंकि अशोक उसके गांव का उसके करीबी होता है। इसी वजह से उठना बैठना हो जाता है और जब होने लगता है तो इसी भी उसके कानों में जो होता है इधर अशोक और साथ में राधा के प्यार के जो चर्चे होते हैं प्रियांशु के कानों में पहुँच जाता है। और जब पहुँचने लगता है तो इसी बीच जो होता है एक दिन वही लगभग शाम का टाइम होता है। तो शाम के टाइम में जो होता है अशोक प्रियांशु के साथ बैठकर ठेके पर बैठकर कुछ पैक लगा रहा होता है। तभी उसी बीच प्रियांशु के मन जो होता है एक लालसा से जाग जाती है। जगने की वजह से प्रियांशु जो होता है अशोक के सामने बेधड़क बात रखना शुरू कर देता है। वह कहने लग जाता है कि हमें पता है कि तुम्हारे और राधा के बीच क्या चल रहा है और यह बात जो होता है पूरी तरह से कुछ लोगों के कानों में पहुँच चुकी है। हमें भी पता है, हमें बता दो तुम लोगों का यह हद कितना पार हो गया है, लेकिन हाँ पूरी तरह से बताना। और इसी जो होता है बात को जो होता है उस समय अशोक निषाद अपने दिल पे रख लेता। वह कहने लग जाता है कि तुमने जो सुना वह पूरी तरह से 16 आना सच भी है और पूरी तरह से सच्चाई है। प्रियांशु जैसे सुनता है तुरंत ही उसके मन में एक और लालसा जाग जाता है। वह सोचने लग जाता है कि वह अपने दोस्त से जो होता है राधा की खूबसूरती मांगकर अपने हवाले कर ले। और इसी वजह से जो होता है प्रियांशु उसी समय अशोक के सामने बेधड़क कहने लग जाता है कि दोस्त जिन लोगों के कानों में तुम्हारे प्रेम प्रसंग के बारे में खबर नहीं पहुंची उनके कानों में तो खबर हम पहुंचा देंगे। अगर तुम यहाँ नहीं चाहते हो तो जो होता है राधा की खूबसूरती जो होता है हमारे हवाले कर दो। और जैसे अशोक इस बात को सुनता तो एक बार चौंक से जाता है। वह सोचने लग जाता है कि राधा जो होता है सिर्फ हमारे शारीरिक सुख के लिए बनी, वह तो कोई हमारी प्रेम का है नहीं जो हमारे रास्ते का कांटा बने। इसीलिए जो होता है उस समय प्रियांशु की बात को मान लेता है। मानने के बाद जो होता है उसी दिन दोपहर के टाइम जाता है और राधा से बात करता है। कहने लगता है कि अगर तुम जो होता अपनी खूबसूरती प्रियांशु के हवाले नहीं करोगी तो वह जो है तुमसे जो होता है और हमसे जो होता है काफ़ी खपा हो जाएगा। खपा होने के बाद इसके चर्चे हमारे गांव में तो करेगा ही, साथ में पूरे बाज़ार में पीट देगा ढिढोरा। और जैसे इस बात को राधा सुनती है तुरंत ही जो होता है अपने आशिक अशोक निषाद की बात मान लेती है। मानने के बाद उसी समय जो होता है अशोक आता है। इस चीज़ की जो खबर होता है प्रियांशु को देखता है। प्रियांशु जैसे खबर पाता तुरंत ही उसी समय शाम के टाइम काफ़ी जिद जो होता है अशोक से करता। अशोक तुरंत तैयार हो जाता है। अशोक जो होता है अब जो होता है प्रियांशु को लेकर राधा के घर पहुंचता है। राधा से बात करता है। तुरंत ही राधा इशारा कर देती है तो प्रियांशु को ले जाती है अपने बेडरूम में संबंध बनाना शुरू कर देती है। और जैसे ही बना के राधा उठती है तो उसी समय जो नज़रें होती हैं और उसके राधा के जो चेहरे होते हैं पूरी तरह से खिले खुले होते हैं। उस समय मन में काफ़ी खुशी हो के जो राधा के मन में होता है लहर दौड़ से रहे होते हैं, क्योंकि राधा जो होती है ऐसा जो होता है सुख ना अपने प्रेमी ना अपने जो होता है पति से पाई थी। उसी दिन से जो होता है अब ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस होता है
प्रियंशु के ऊपर रखना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रियंशु जो होता है उसके पति और उसके आशिक से जो होता है बेहतर खिलाड़ी निकला। अब इसी वजह से राधा अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो होता है प्रियंशु के ऊपर देना चाहती है। जब भी राधा को मौका मिलता है तो प्रियंशु को फ़ोन करके अपने घर में बुला लेती है। प्रियंशु अगर दिन भर में 2 बार आता तो अशोक दिन भर में जो होता है कभी 1 बार आता है, कभी हफ्ते में 1 बार आने लगता है। इसी बीच दोनों के बीच जो होता है यह सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी राधा को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो वह ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे होता है वह अशोक से मांगती और कम से कम पैसा जो होता है प्रियांशु से मांगती। धीरे धीरे सिलसिला जो होता है मांगने का सिलसिला चलने लगता है। तभी इसी बीच अशोक को ऐसे लगने लगता है कि हमारी जो प्रेमिका है असल में जो होता है राधा हमारी तरफ कम फोकस मार रही और हमारे जो होता है पड़ोस के रहने वाले प्रियंशु के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। हमें लग रहा कि हो ना हमारा जो होता है दोस्त हमारे साथ दगा कर रहा है। इसी बीच राधा से जाकर जो होता है अशोक के साथ बात करता, जब बात करता तो राधा बेधुड़क वह बात कह देती है कि हमारे पास जो आएगा हम उसके लिए रास्ता खोल देंगे। और जैसे इस बात का जो होता है अशोक सुनता है तो उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। खिसक जाने के बाद उसी दिन आता अपने दोस्त से बात उड़ाकी करना शुरू कर देता है। उसी बीच इन दोनों के बीच झगड़े हो जाते हैं। झगड़े होने के बाद उस दिन से दूरियां बनना शुरू हो जाता है। बनने की वजह से प्रियंशु जैसे ही मौका मिलता तो राधा के पास जाता, अपनी जो होता है ज़रूरत पूरी कर लेता। और यह ज़रूरत जो होता है अब प्रियंशु और राधा का चलना शुरू हो जाता है। इधर अशोक जो होता है इन दोनों की ज़िंदगी से काफ़ी तंग आ गया होता है। तभी एक दिन घटना से लगभग 2 महीने पहले की बात होता है। वही शाम का टाइम, उसी बीच जो होता है अशोक निषाद अपनी बाइक लेकर आ रहा था तो उसी बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जो होता है उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। कुछ दिन वक्त बीतता है और जैसे ही थोड़ा बहुत ठीक होने लगता है तो उसी बीच जो होता है प्रियंशु के पास जाता है। प्रियंशु के पास जाने के बाद राधा का नाम लेकर झगड़े तकरार करना शुरू कर देता था। उसी बीच जो होता है प्रियंशु कह बैठता है कि तुम्हारा जो दूसरा पैर बैठता है उसको भी हम फ्रैक्चर करवा देंगे। और जैसे ही आप बात सुनता है अशोक निषाद तो उसके पैरों नीचे से एकदम ज़मीन खिसक जाती है। उसको विश्वास हो जाता है कि हो ना हो इसमें प्रियंशु का हाथ ज़रूर है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा जो होता है दूसरा पैर फ्रैक्चर हो गया। और इसी बीच जो होता है अशोक निषाद तुरंत ही अपने ही पड़ोस के रहने वाले प्रियंशु को अपने ही रास्ते से हटाने के लिए फैसला लेता है। वह सोचने लगता है जिसने हमारे पैर खींचे उसके तो हम ज़िंदगी खींच लेंगे। और इसी बिना पर जो होता है अब अशोक निषाद उसी दिन से प्रियंशु को अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लान रचता है। इसी प्लान के तहत जो होता है अशोक निषाद के 2 करीबी दोस्त होते हैं, पप्पू जोशी और साथ में पिंटू जोशी, जो असल में टिकैनगंज गांव के रहने वाले होते हैं। उनसे जाकर अपनी सारी बात बताता तो उसी समय उसकी जो बात होती है पप्पू और पिंटू सुनकर हामी भर लेते हैं। हामी भरने के बाद पिंटू और पप्पू जो होते हैं अब अशोक से कुछ पैसों की मांग करते हैं। लगभग 25,000 रुपये जब मांग करते हैं तो उसी समय तुरंत जो होता है अशोक तैयार हो जाता है। होने के बाद अपने जेब से उसी समय 12,000 रुपये निकाल कर एडवांस में दे देता है। देने के बाद पप्पू और साथ में पिंटू का एक और करीबी दोस्त होता है, वह दोस्त होता है उन्हीं के इलाके का रहने वाला राजकुमार को जाकर सारी बात बता देते हैं। बताने के बाद तीनों मिलकर जो होता है इस घटना को अंजाम देने के लिए एक साथी प्लान के तहत जो होता है रास्ता चुन लेते हैं। रास्ता चुनने के बाद अच्छे दिन का इंतज़ार भी करते हैं। तभी 24 फरवरी 2020 का दिन होता है, वही शाम का टाइम होता है। उसी बीच पप्पू और पिंटू दोनों मिलकर जो होता है अशोक निषाद के पास जाते हैं। जाने के बाद जो होता है अशोक निषाद का जो होता है बाइक वाइक खुद दोनों ले लेते हैं। लेने के बाद पप्पू और पिंटू उसी बाइक पे बैठकर प्रियंशु के घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो होता है उसी समय उनसे पार्टी जो होता है देने की बात करते हैं। और जैसे बात करते हैं तो पहले एक बार प्रियंशु इग्नोर करने लगता है। जब इग्नोर करने लगता है तो उसी भी काफ़ी जिद करते हैं। जिद करने की वजह से प्रियंशु जो होता है पप्पू और पिंटू के साथ गाड़ी बैठने के लिए तैयार हो जाता है और बैठ के जो होता है उसी समय उसके गाड़ी से चल पड़ता है। गाड़ी पर बैठने के बाद सुरजीपुर गाँव के ही ठीके पर पहुँचते हैं। ठीके पर पहुँचने के बाद पीछे एक प्लाट होता है, उसी प्लाट के पीछे जो होता है पप्पू और पिंटू जो होते हैं प्रियंशु को ले जाते हैं। तो जैसे ले जाते हैं तो वहाँ पर पहले जो होता है उसी समय अशोक निषाद और साथ में राजकुमार खड़े होते हैं। अब जो होता है प्रियंशु जैसे दोनों को देखता है वक्का रह जाता है। अशोक तुरंत आकर उसी समय जो होता है प्रियंशु से माफ़ी मांग लेता है। माफ़ी मांगने के बाद जो होता है प्रियंशु समझ जाता है कि हो सकता है हमारा दोस्त जो होता है अशोक पूरी तरह से सुधर गया हो। सुधरने के बाद समझ कर जो होता है उस चारों के साथ मिल जाता है। मिलने के बाद जो होता है चारों मिलकर अब प्रियंशु को उसी समय हद से ज़्यादा जो होता है शराब पिलाना शुरू कर देते हैं। जब शराब पिलाने लगते हैं तो उसी बीच जो होता है प्रियंशु जो होता है काफ़ी नशे में बेसुध रहता है। नशे में की बेसुध अवस्था को देख कर जो होता है अशोक निषाद उसी समय जो होता है अब जाकर पप्पू जोशी की इशारा कर देता है। पप्पू जोशी जैसे इशारा पड़ता है तो उस समय खड़ा हो जाता है और अपना गमछा निकालता है। पास एक रस्सी होता है, उसी रस्सी को लेकर जो होता है उसी समय प्रियंशु तिवारी के गले में ज़ोर से खींच लेता है, जिस वजह से प्रियंशु वहीं दुनिया छोड़ के चला जाता है। अब यह मामला जो होता है इनको उस समय जो होता है काफ़ी असमंजस में डाल देता है। डालने के बाद जो होता है उसी समय प्रियंशु तिवारी की बॉडी को छुपाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जो होता है
प्रियंशु को जो होता है उसी समय पप्पू और पिंटू जो होता है अपने बीच में लेकर खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि जो उस समय प्रियंशु नशे में है। ऐसा समझने की वजह से जो होता है अब उस समय उसको लेकर जाने लगते हैं। ले जाकर उसी समय बाइक पे बैठाते हैं। बाइक पे बैठाने के बाद पप्पू और जो होता है पिंटू दोनों मिलकर बाइक चलाते चलाते लगभग कुछ जो होता है मिनटों का सफ़र तय कर लेते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद गुरदीप का पुरवा पड़ता है। वहीं पर एक जो होता है गंगा घाट पड़ता है। वहीं पर ले जाकर जो होता है प्रियंशु के बॉडी को डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद जो होता है चारों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इसी में पुलिस की जो टीम होती है उसी समय एक टीम जाती है राजकुमार की तलाशी करती है। काफ़ी मेहनत करती है, काफ़ी महीने लग जाते हैं, लेकिन पुलिस जो होती है राजकुमार को कैसे न तैसे कर गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जो होता है पुलिस इन चारों को उसी समय कोर्ट ले जाती है। कोर्ट ले जाने के बाद पिंटू जोशी और पप्पू जोशी और साथ में अशोक और कल्लन और साथ में राजकुमार के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।